हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव की आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता नैनवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन की विधियां, यानी कि मूल्यांकन की क्या क्या मेथड्स हमारी शिक्षा के क्षेत्र में यूज की जाती हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले सेशन में शैक्षिक मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा, आवश्यकताओं को हमने समझा था और इसके अलावा जो शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार थे जो कि प्रकृति के आधार पर और परीक्षा के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको हमने जाना था। जैसे प्रकृति के आधार की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा था संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है और उसके अलावा जो परीक्षा के आधार पर यहाँ पर मूल्यांकन किए जाते हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन, उनके विषय में भी हमने जाना था कि वे क्या होते हैं। आज उनके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां यहाँ पर प्रयोग की जाती हैं उनको हम समझेंगे। तो इस जो आपका पूरा सेशन है इसमें जो सबसे पहला यहाँ पर जो डिस्कशन का पॉइंट है परिमाणात्मक मूल्यांकन है। इसके अंतर्गत हमारी 3 यहाँ पर मेथड्स आती हैं, ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल। उनको हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। तो अगर हम परिमाणात्मक मूल्यांकन की बात करें, जिसे हम पहले भी समझ चुके हैं कि वो क्या है, तो परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी कि जहाँ पर जो आपका इवैल्यूएशन होता है जिसमें आपको कुछ परिमाण प्राप्त होते हैं और वो परिमाण आपके अंक या ग्रेड के फॉर्म में प्राप्त होते हैं, उसे ही आप क्या कहते हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन या फिर क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अगर हम परिमाणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो विद्यालय स्तर पर इनको किया जाता है। ठीक है, तो विद्यालय स्तर पर परिमाणात्मक जो है मूल्यांकन किए जाते हैं जिसमें आपके ग्रेड या अंक प्रदान किए जाते हैं बच्चों की परीक्षा के आधार पर। और इन परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मौखिक, ओरल, दूसरा लिखित, रिटन और तीसरा प्रयोगात्मक या फिर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मौखिक परीक्षाओं के विषय में जान लेते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौखिक परीक्षा यानी कि मौखिक रूप से जब बच्चों से यहाँ पर प्रश्न किए जाते हैं तो वही क्या है, आपका मौखिक मूल्यांकन या फिर मौखिक परीक्षा इसको हम कहेंगे। तो इसके अगर कुछ उदाहरणों की बात करें तो प्रश्न यानी कि जब टीचर स्टूडेंट से यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर उसकी जानकारी या उसके ज्ञान की जांच कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, मौखिक परीक्षा। इसके अलावा नाटक, ठीक है, तो नाटक के द्वारा भी जो है बच्चे अपने ज्ञान का यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता यानी कि जैसे आपने कक्षा को कुछ समूहों में बांट दिया और उनके बीच में जो है किसी टॉपिक पे यहाँ पर विचार विमर्श करवाया, तो वाद विवाद प्रतियोगिता के थ्रू भी जो है यहाँ पर मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो था ग्लेडाइट्स नामक यहाँ पर जो है शिक्षार्थी ने किया था। तो अगर प्रयोग पूछा जाता है सबसे पहले मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग किसने किया था, तो ग्लेडाइट्स ने किया था। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे शिक्षाविद ने सुकरात, आगे जाकर जो यूनानी दार्शनिक सुकरात थे उन्होंने जो है इसको प्रयोग में लाया था और मतलब बहुत बृहद स्तर पर जो है मौखिक परीक्षाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। क्योंकि शुरुआत में जो है मुद्रण के माध्यम यहाँ पर नहीं होते थे, तो प्रिंटिंग का कोई तरीका नहीं था, तो यहाँ पर कॉपी पेन वगैरह इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो उस समय पर आपका जो है मौखिक परीक्षा का ही यहाँ पर आयोजन होता था। तो जो सबसे पहली पद्धति यहाँ पर जो आपके मूल्यांकन में प्रयोग की जाती थी वो कौन सी है, मौखिक जो है मौखिक परीक्षाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके उद्देश्य की बात करें यानी कि मौखिक परीक्षा कराने से हमें किन उद्देश्यों की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है, तो प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया। ठीक है, तो अगर हम मौखिक परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया होती है, यानी कि एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की जांच की जाती है कि बच्चा जो है कितना एक्सप्रेसिव है, कितना क्रिएटिव है और कितना अच्छे से वो जो है अपनी क्रियाओं को यहाँ पर जो है उसको निष्पादित करता है। तो अगर हम मौखिक परीक्षाओं के यहाँ पर जो उद्देश्यों की बात करें या कि इनका महत्व को देखें तो एक तो यहाँ पर क्या बात हुई, शिक्षक और छात्र के बीच में यहाँ पर लाइव इंटरेक्शन रहता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो है बच्चे और शिक्षक यहाँ पर जो है प्रश्न उत्तर के द्वारा यहाँ पर शिक्षक के द्वारा जो छात्रों के ज्ञान की जांच की जाती है। और दूसरा बच्चों की अभिव्यक्ति यानी कि कितना वो एक्सप्रेसिव है, क्या उसकी क्वालिटी है एक्सप्रेशन की, उसकी भी जांच हो जाती है। उसके अलावा क्रियाशीलता की, जैसे कि आपने कहा नाटक और वाद विवाद प्रतियोगिता में टीचर ये देखता है कि बच्चा कितना क्रियाशील है, तो इसके द्वारा जांचा जा सकता है। इसके अगर हम दूसरे प्रकार की तरफ बढ़े, लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट यानी कि जब आप प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर रिटन फॉर्म में देते हैं, अपना आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उत्तर पुस्तिका में आप जो है रिटन रूप में अपने अनुसार यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, अपने ज्ञान के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, वही आपका क्या कहलाया, रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट भी आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी
और अति लघु उत्तरी। ठीक है, तो एक प्रकार से हम ये जो निबंधात्मक, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी है, इसको हम एक ही प्रकार के जो है प्रश्न मान सकते हैं, क्योंकि तीनों में क्या है, आपको जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पर जो है अपना उत्तर लिखित रूप में देना है और जो है आपको वाक्य रूप में, शब्द रूप में इस प्रकार से देना होता है। बस यहाँ पर जो होगा आपकी जो लेंथ होगी या जो आंसर की जो लेंथ होगी या आंसर की जो मात्रा होगी आपकी, वो यहाँ पर वेरी करेगी। जैसे अति लघु उत्तरी है तो आपसे कहा जा सकता है कि केवल एक वाक्य में या फिर एक शब्द में इसका उत्तर दें। ऐसे ही अगर लघु उत्तरी की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबे आंसर्स नहीं, लेकिन जैसे एक डेफिनेशन आपसे पूछी गई है तो 2-3 लाइनों में या फिर जो भी आपसे जितना भी मात्रा में पूछा गया है, 25 शब्दों में, 30 शब्दों में, तो इस प्रकार से आप लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में जो है आपका कोई भी आंसर जो होता है वो डिटेल में दिया जाता है। जैसे आपके जो भी आपके वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है इस कोई टॉपिक दे दिया गया, इसका वर्णन कीजिए, ठीक है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो वर्णन, व्याख्या करना, ठीक है, विश्लेषण करना, यहाँ पर जो है डिटेल में आपके किसी क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं, तो वो सारे आपके किस में आ जाएंगे, निबंधात्मक में। अगर आप लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी की बात करें तो केवल तथ्यात्मक ज्ञान यहाँ पर बच्चों से पूछा जाएगा, क्योंकि 2-3 लाइनों में जो है आप किसी विषय पर अपने विचारों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके तथ्यात्मक नॉलेज को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर हम निबंधात्मक प्रश्नों की बात करते हैं तो वहां पर न सिर्फ तथ्यों की जांच की जाती है, बल्कि आपकी विचार प्रक्रिया को भी यहाँ पर परखा जाता है कि किस प्रकार से आप अपने विचारों को या आपने जो भी यहाँ पर ज्ञान ग्रहण किया है, किस प्रकार से आप उसको अपने शब्दों में वर्णित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उस टॉपिक की अपने अनुसार व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो विस्तार पूर्वक प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो जो छात्र है वह अपने ज्ञान के अनुसार और अपनी जो है अपने सेंसेस के अनुसार, अपने जो भी उसको चीज़ें समझ में जिस प्रकार से समझ में आई हैं और जो स्वयं के उसके विचार हैं उसको मिला जुला करके यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक अपने प्रश्नों के उत्तर देता है। इसके अलावा ज्ञानात्मक अधिगम को मापा जाता है। ठीक है, तो इन परीक्षाओं के द्वारा बच्चे की नॉलेज को या बच्चे ने कितना यहाँ पर अधिगम किया, ज्ञानात्मक रूप से कितना उसका अधिगम हुआ, उसको यहाँ पर रिटर्न जो आपके निबंधात्मक प्रश्न है उसके द्वारा नापा जाता है। रचना करना सरल है। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्नों की रचना करनी है तो आप एक प्रश्न कर देंगे, अब बच्चे के ऊपर है कि बच्चा उसका आंसर किस प्रकार से करता है। अब जैसे आपने कहा कि भारत देश के विषय में निबंध लिखिए, ठीक है, तो आपने बहुत आसानी से एक प्रश्न पूछ लिया। अब वहां पर जो है बच्चे के वेरियस आंसर्स आ सकते हैं, कोई उसको किसी रूप में, कोई उसकी डाइवर्सिटी को बताएगा, कोई उसकी भौगोलिक स्थिति को बताएगा और कोई जो है उसकी संस्कृति के बारे में व्याख्या करेगा। तो बच्चों का अपना विचार प्रक्रिया है, अपने अभिव्यक्ति का तरीका है, वो किस तरीके से एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर इसकी रचना की बात की जाए तो इसकी रचना करना अपेक्षाकृत सरल है और समस्या का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका जो आप उत्तर देते हैं, जो छात्र उसका उत्तर देता है, उसके अनुसार समस्या का अध्ययन किया जाता है। अब वो समस्याएं क्या हो सकती हैं या फिर कौन से ऐसे पक्ष हो सकते हैं, हम इसको समस्या ना कहकर हम कहेंगे कौन से ऐसे पक्षों की यहाँ पर जांच की जाती है। लेखन शैली, ठीक है, तो बच्चे की राइटिंग कैसी है, किस प्रकार से वो शब्दों को बना रहा है। ठीक है, किसी की राइटिंग जैसे बहुत अच्छी होती है लेकिन उनका तरीका होता है वो किस तरीके से अपने जैसे अ को लिख रहे हैं, वो दिखने में बहुत सुंदर लग सकती है लेकिन उनका जो है राइटिंग फॉर्मेशन किस तरीके का है उसको भी यहाँ पर देखा जाता है कि वो उचित प्रकार से यहाँ पर शब्दों को लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। ठीक, एक बात। इसके अलावा छात्रों की रुचि, अब क्योंकि जो बच्चा है वो किसी प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ पर दे रहा है, तो इतने विस्तार पूर्वक देने में वो अपनी कहीं ना कहीं रुचि को यहाँ पर परिलक्षित करेगा। तो इस प्रकार से जो टीचर है वो ये जान जाएगा कि बच्चे की रुचि किस प्रकार की है, क्योंकि वो किस संदर्भ में उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रश्नों का निर्माण किया जाता है तो उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि बच्चों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें एक्चुअली बताना क्या है। ठीक है, अब भारत देश के निबंध की अगर हम बात करें तो उसमें कितने सारे एस्पेक्ट है, बच्चा किस चीज को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्नों का जो यहाँ पर निर्माण करते वक्त इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टारगेट क्वेश्चन होना चाहिए कि बच्चे से एग्जैक्टली क्या जानना एक शिक्षक चाह रहा है। ठीक है, वरना बच्चा जो है बहुत अलग अलग तरीके का आंसर देंगे, फिर आप ये नहीं कह सकते कि इसका उत्तर सही है और इसका उत्तर गलत है। इसके अलावा ज्ञान की जांच, ठीक है, कोई भी अगर प्रश्न यहाँ पर मतलब कोई भी प्रकार की अगर परीक्षा की अगर हम बात करें तो उसका जो पहला एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो पक्ष रहेगा या इम्पोर्टेंट उद्देश्य रहेगा वो बच्चे के ज्ञान की जांच करना ही होगा, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा उसके अनुसार अपना उत्तर दे रहा है, यानी कि हम बच्चे की नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। विषयगत कमजोरी का
पता चलता है। ठीक है, तो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसके आंसर्स हैं उससे उसके आंसर्स को देखकर यहाँ पर उसके किस सब्जेक्ट में जो है वीकनेस है या किस सब्जेक्ट में वो अच्छा है इसके बारे में यहाँ पर पता चलता है। तो इसका मतलब निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में हमने ये समझा कि ये जो प्रश्न होते हैं इसमें आपका डिटेल में यहाँ पर बच्चे आंसर्स देते हैं, जो उससे जब वो आंसर देते हैं तो उसके अंतर्गत जो भी समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में एक शिक्षक को पता चलता है, और उसके अलावा उसके ज्ञानात्मक जो अधिगम है उसने कितना यहाँ पर सीखा उसको जाना जाता है, और उसके साथ ही इसकी रचना करना जो है अपेक्षाकृत सरल होता है। ठीक, इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं होती हैं इसके विषय में जान लेते हैं कि इसके क्या मतलब जो फायदे हैं या फिर इसमें क्या क्या बातें निहित होती हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं वैध, वस्तुनिष्ठ व उपयोगी होती हैं। ठीक है, वैध यानी कि वैलिड होती हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपका जो भी कुछ जानने की जो है अपेक्षा यहाँ पर बच्चों से की जा रही है उसी बातों को आप जानते हैं। जैसे अगर आपको विज्ञान के लिए कोई यहाँ पर जो है एक टेस्ट क्रिएट करना है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा हम बच्चे के विज्ञान के टेस्ट द्वारा विज्ञान की ही नॉलेज को यहाँ पर टेस्ट करेंगे, ना कि गणित या फिर किसी अन्य विषय के बारे में। ठीक है, तो ये वैध परीक्षाएं होती है, यानी कि जिस चीज की आपको टेस्टिंग करनी है उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ होती हैं। अब जैसे अगर हम निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न जब एक टीचर पूछता है तो बच्चे के जो उसमें रिस्पॉन्सेज होंगे वो क्या होंगे, उसमें उसका ज्ञान तो परिलक्षित होगा ही, उसके साथ साथ उसके यहाँ पर विचार भी प्रदर्शित होंगे। वो अपने अनुसार उस जो कंसेप्ट है उस टॉपिक को कैसे उसने समझा था, कैसे उसने जो है कक्षा में उसको ग्रहण किया था, वो अपने अनुसार विचारों को व्यक्त करेगा। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होता है, अगर आपसे पूछा गया गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, अब उसमें वो विचार प्रक्रिया नहीं काम करेगी, वहां पर वस्तुनिष्ठता होगी कि इसका आंसर क्या है, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, तो वो उसका उत्तर जो होगा एक वस्तुनिष्ठ उत्तर होगा। यहाँ पर टीचर की अपनी जो है उसकी टीचर का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चों के लिए वो क्या होगा, एक फिक्स्ड आंसर होगा। ठीक है, तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती है वैध होती हैं, वस्तुनिष्ठ होती हैं, और निश्चित रूप से उपयोगी भी होती हैं। उपयोगी अलग अलग सेंसेस में हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो है हम नॉलेज को जो है ऐसे चेक कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट नॉलेज को चेक कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर वो वेरियस आंसर्स नहीं देगा, और अगर कम समय में हमें जो है बच्चों के नॉलेज को टेस्ट करना है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा हम बच्चे की नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम आधे घंटे के अंदर हमें बच्चों की टेस्टिंग करनी है तो हम एक घर से क्वेश्चन पेपर बना के लाएंगे जिसमें आपके क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके द्वारा 10 मिनट के अंदर जो है आप 10 प्रश्नों के द्वारा यहाँ पर बच्चों के नॉलेज को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी के लिए निबंधात्मक प्रश्न कराएं तो आपका एक ही प्रश्न में यहाँ पर बच्चे जो होते हैं पूरा 10 मिनट से अधिक का समय ले लेंगे, तो समय की बचत के लिए ये आवश्यक है। उसके अलावा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, बच्चों के एक्यूरेट आंसर्स यहाँ पर जो है उनके नॉलेज की जांच की जा सकती है। इसके अलावा उत्तर लिखना सरल तथा संक्षिप्त होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले ही कहा उत्तर लिखना सरल है, क्योंकि आपको या तो मैचिंग इसके जो टाइप्स होंगे अभी उसमें हम समझेंगे, जैसे आपके मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपको मैच करना है, या फिर आपको वन वर्ड में आंसर देना है, या फिर आपको जो सही गलत में से सही है या गलत है इस चीज़ को चुनना है। तो बहुत सरल तरीके से जो है आप अपने उत्तर को यहाँ पर लिख सकते हैं। तथा संक्षिप्त, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं तो वन वर्ड में या फिर सही गलत में आंसर देना है, तो बहुत संक्षिप्त रूप से आपको अपने उत्तर देने हैं। प्रामाणिक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं वो अपने आप में प्रामाणिक परीक्षाएं होती हैं, और स्टेनले और रॉस के अनुसार यहाँ पर उन्होंने वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के 4 सोपान बताए हैं। तो ये सोपान कौन कौन से, ये स्टेप्स कौन कौन से, इनको जान लेते हैं। पहला है नियोजन। ठीक है, तो नियोजन यानी कि जब हम वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं यहाँ पर करवा रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से जो है हमें इस परीक्षा को बनाना है, कैसे उसको आयोजित करना है। उसके बाद पदों की रचना, यानी कि आपके क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, फिर क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर कक्षा में डिस्प्ले करा जाएगा, या फिर बच्चों से उनको शीट्स देकर यहाँ पर क्वेश्चंस को जो है हल करवाया जाएगा। उसके बाद परीक्षा की जांच। ठीक है, तो आपने जो पदों की रचना की, बच्चों को क्वेश्चन पेपर्स दिए, उसके बाद उनसे वो प्रश्न पत्र लेकर के, जो भी आंसर शीट्स हैं उनको लेकर के उसकी परीक्षा की जाँच की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि बच्चों ने जो शीट्स दिए हैं उसमें उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर उत्तर दिए हैं, रेस्पॉन्सेज दिए हैं, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स बताए हैं स्टेनले व रॉस ने। हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो स्टेनले व रॉस है उनके अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कितने सोपान हैं, कितने स्टेप्स हैं, तो 4 रहेंगे। आपसे नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, जो है ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इसका जो है स्टेप नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 याद रखने हैं, जो अगर इनमें से नहीं होगा तो उसको आप क्रॉस कर देंगे। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के विषय में हमने जाना। ठीक है, अब हम वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की भी अगर बात करते हैं तो इसके भी यहाँ पर कई सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसके मुख्य रूप से जो 2 वर्गीकरण होंगे यहाँ पर हम उनको जान लेते हैं।
सबसे पहला होगा प्रत्याभिज्ञान या फिर रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस, दूसरा प्रत्यास्मरण या फिर रिकॉल टाइप क्वेश्चंस। ठीक, अब इसमें रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस क्या हैं, इनको जान लेते हैं। रिकॉग्निशन टाइप, ठीक है, जिसे नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होगा, प्रश्नों के जो है संभावित उत्तर दिए जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों के संभावित उत्तर, जहां पर आपको क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और आपको उसमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। और जैसे नीचे के इसके जो पॉइंट्स हैं, छात्र सही उत्तर का चयन करता है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, चाहे वो सही गलत के रूप में हो, चाहे आपको 4 यहाँ पर जो है ऑप्शंस दे दिए जाएं, या फिर आपको उत्तरों का एक समूह दे दिया जाए जिसमें से आपको कुछ यहाँ पर उत्तर जो है एक दूसरे से मैच करके यहाँ पर उत्तर यहाँ पर प्राप्त करने हैं। इसके अलावा अगर हम प्रत्याभिज्ञान टाइप के जो यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं या परीक्षाएं होती हैं, इसका यहाँ पर क्या उद्देश्य होता है या क्या इससे फायदा है, इसमें छात्र की पहचानने की शक्ति का परीक्षण किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं छात्र की पहचानने की शक्ति का यहाँ पर विकास होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपको एमसीक्यूज के द्वारा जो है आपको ऐसे जो ऑप्शंस यहाँ पर अवेल कराए जा रहे हैं, हो सकता है या तो बहुत, अगर आप सरल तरीके से बनाएंगे तो आपका जो आंसर बिल्कुल अगर डिफरेंट है तो आप आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन आपके उत्तर जो है इस प्रकार से यहाँ पर बनाए जाते हैं कि सारे उत्तर आपके आसपास के होते हैं या फिर एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, तो उसमें आपको सही उत्तर को किस प्रकार से पहचानना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लेक्चर स्क्रीनिंग टेस्ट का ही यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पर आपके जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पर आपके उत्तर ऐसे दिए रहेंगे कि उत्तर आपको लगभग हो सकता है इसमें से 2 या 3 उत्तर आपको सही लगने लगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सही उत्तर को किस प्रकार से पहचानना है। ठीक है, तो वही आपका किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, रिकॉग्निशन टाइप, यानी कि सही उत्तर को पहचानने की शक्ति का यहाँ पर विकास इसके द्वारा किया जाता है और संभावित उत्तर जो है आपके पास यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर सही उत्तर को चुनना होता है। वहीं अगर हम जो प्रत्यास्मरण जो आपका टाइप है या प्रत्यास्मरण परीक्षाएं होती हैं, रिकॉल टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर इसका हम यहाँ पर संधि विच्छेद कर रहे हैं, प्रतिधन स्मरण। ठीक है, यानी कि याद करना या फिर स्मरण करना। ठीक है, किसी चीज को याद करना, यानी कि जैसे आपके पास क्या होगा, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। अगर हमने रिकॉग्निशन टाइप की बात की, आपके पास ऑप्शन थे, आपने सही उत्तर को चुना, वो आपका हो गया प्रत्याभिज्ञान। और अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आपको कोई चीज याद करके उत्तर लिखनी है, वो क्या हो गया आपका प्रत्यास्मरण। ठीक है, तो इसमें विषय से संबंधित सूचनाओं को पुनः स्मरण करके उत्तर दिए जाते हैं। जैसे कि आपको एक खाली जगह दे दी, आपको पूरा वाक्य दे दिया, उसमें से बीच में से खाली जगह को भरना है, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको एक प्रश्न पूछा गया और 1 वर्ड में आपको उसका आंसर देना है। जैसे भारत देश की राजधानी है, आपको स्पेस दे दिया, आपको भरना है। अब आपको याद करना है कि आपने क्या सीखा था, आपकी नॉलेज क्या है, उस आधार पर जो है आप इसका उत्तर देंगे। तो इन दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे कि प्रत्याभिज्ञान यानी कि यहाँ पर आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको पहचान करनी है, और प्रत्यास्मरण में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको सही उत्तर को याद करना है अपनी नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। प्रत्याभिज्ञान अगर इसकी बात करें, जहां पर आपको ऑप्शंस पहचानने होते हैं, तो उसके क्या क्या टाइप्स हैं। पहला है एकांतर अनुक्रिया रूप। ठीक है, यानी कि ऑल्टरनेट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो है यहाँ पर उत्तर किस रूप में दिए रहेंगे, ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उलट, या ये उत्तर, ये जो स्टेटमेंट है, या ये सही है या गलत है, या तो ये सत्य है या असत्य है। जैसे हमने कह दिया भोपाल भारत देश की राजधानी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या तो आपका सही होगा उत्तर या फिर गलत होगा, इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ही ना हो। ठीक है, तो ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स में आपके पास सही गलत या फिर सत्य असत्य का ऑप्शन होगा, आपको उसका सही उत्तर चुनना होगा। तो एक टाइप ये रहा इसका। इसके बाद दूसरे टाइप की अगर हम बात करें, बहु निर्वाचन रूप। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, मल्टीपल चॉइस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें क्या होगा, आपके पास किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए 4 ऑप्शंस या फिर 3 ऑप्शंस या फिर जितना भी आपका एग्जामिनर यहाँ पर जो है ऑप्शंस तैयार करता है, उतने ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उनमें से सही उत्तर की जांच आपको करनी होगी। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि उत्तर पूर्व भारत के यहाँ पर राज्य कौन से हैं, तो आपको 5 ऑप्शंस दे दिए। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका उत्तर पूर्वी राज्य है। 4 दक्षिण के राज्य दे दिए और एक आपको उत्तर पूर्व का दे दिया, तो आप उत्तर पूर्वी जो राज्य होगा उसको आप चुन करके यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, बहु निर्वाचन रूप के क्वेश्चंस होंगे या फिर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक दूसरा टाइप हमने डिस्कस किया। इसके बाद तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें,
समानता रूप यानी कि मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने जैसे क्वेश्चंस बचपन से ही किए होंगे, मिलान कीजिए या मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होता था, आपके पास 2 कॉलम होंगे, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो इन 2 स्तंभों में आपके ए स्तंभ में कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर आप कह सकते हैं किसी वाक्य का अधूरा भाग होगा, और बी में उसके उत्तर जो होंगे वो छिपे होते हैं, लेकिन उनमें क्रमबद्धता नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे चौथे माने 4 आपके यहाँ पर स्टेटमेंट या क्वेश्चंस हैं और उसके उत्तर यहाँ हैं, तो आपके सामने सामने ना लिखकर उसको जो है आगे पीछे लिख करके यहाँ पर जो है आपके उत्तर दिए होंगे। आपको क्या करना है, इनमें से जो सही उत्तर है, सही आंसर्स हैं, उनको जो है सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर मैच करना है। जैसे अगर माना एक का उत्तर तीसरा वाला है तो आपको उसको मैच करना है, दूसरे का पहला है इसको मैच करना है, तीसरे का चौथा मैच किया, चौथे का दूसरा मैच किया। कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे एक साइड आपके राज्य दे दिए, एक साइड आपके क्या दे दिए, जैसे उस राज्य की राजधानी किधर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे अगर आपको दे दिया गया कि जैसे कोई राज्य दे दिया, उनकी बहने वाली नदियां दे दी, या फिर आपको किसी राष्ट्र के नाम दे दिए और उनकी करेंसीज कौन सी हैं, उनको जो है यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से ना लिख के आगे पीछे लिखा और आपको मैच करके यहाँ पर आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा वर्गीकरण रूप या फिर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर वर्गीकरण रूप या क्लासिफिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे। जैसे आपने देखा होगा कंपटीशन में इस तरह के अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको एक समूह में से जो आपके सिमिलर टाइप चीजें हैं उनको हटा करके जो बिल्कुल अलग है, ठीक है, उसको अलग करना है। जैसे अगर माना आपको दे दिया जैसे भारत, रूस, चीन, ठीक है, और मुंबई, ठीक है। अब इसमें आप क्या कहेंगे, अब इसमें हमें यह देखना है कि इनमें वर्गीकरण कैसे करें हम, ठीक है, यानी कि क्या चीजें सिमिलर हैं और कौन सी चीज इसमें से अलग है। हम देख रहे हैं भारत एक देश है, रूस एक देश है, चीन एक देश है, लेकिन मुंबई एक देश ना होकर केवल एक शहर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो मुंबई है वो उत्तर हो गया क्योंकि ये औरों से भिन्न है, ठीक है। तो आपने वर्गीकरण कर दिया यहाँ पर जो आपके पद दिए गए थे उनका, ठीक। तो चौथा टाइप हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो आपका 5वां है सादृश अनुभव रूप यानी कि एनालॉगी टाइप, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एनालॉगी टाइप में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपको अगर गणित के क्वेश्चन से हम समझे तो वहां पर आपको कुछ जो है रेशियोज दिए रहते हैं। जैसे आपको दिया गया 2:5 किसके इक्विवेलेंट होगा, यहां पर हमने लिख दिया 4:, ठीक, किसके होगा, यानी कि जो आपके पहले वाले 2 में यहाँ पर संबंध है उसी को समझते हुए हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा जो अंक है वो हम रखें कि ये इसके समान हो जाए या फिर इसके तरीके का बन जाए। तो 2:5 है, तो सिमिलर रेशो पाने के लिए हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 10, यानी कि जो 2:5 में यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है, वही क्या होगा 4:10 में होगा, ठीक है। इसी तरीके से और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे भारत रुपया, ठीक है, तो यहां हमने ले ली USA। अब यहां पर क्या उत्तर आएगा आपको ये भरना है, ठीक है। यहां पर भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो आपको ये ज्ञात करना है कि यहां पर क्या आएगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनमें क्या संबंध है। यहां पर भारत की करेंसी बताई गई है, ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर USA की करेंसी आप डॉलर लिखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से एनालॉगी टाइप में आपको क्या करना है, सादृश रूप जो परीक्षण होगा उसमें क्या करना है, आपको जो पहले से दिया गया है उसके रूप को समझना है, उसको समझने के बाद उसको दूसरे वाले भाग में अप्लाई करना है और अपना सही उत्तर जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये हमने 5 टाइप पढ़े, किसके, प्रत्याभिज्ञान परीक्षण के या फिर रिकॉग्निशन टाइप जो एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनके विषय में, ठीक है। इसके बाद इसके अगले टाइप की तरफ जाते हैं, प्रत्यय स्मरण या फिर रिकॉल टाइप, ठीक है। तो प्रत्यय स्मरण या रिकॉल टाइप की बात करें, इसमें हमें क्या करना है, रिकॉल करना है चीजों को, ठीक है। तो रिकॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तरीका होगा आपका सामान्य प्रत्यय स्मरण, ठीक है। इसमें आपका क्या प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा गया कि जैसे गर्मी के मौसम में कौन सी फसल होती है, या फिर ये उसमें तो बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे आपसे पूछा गया कि गेहूं की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आपको गर्मी चूज करना है, ठीक है, या आपको वर्षा ऋतु चूज करना है, या फिर आपको सर्दी, ठीक है।
या फिर जो है सर्दी के मौसम में, हाँ इस तरीके से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो गेहूं की फसल वो जो बोई जाती है वो आपकी सर्दी में बोई जाती है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर जो है सर्दी के मौसम में यहाँ पर आप अपने आंसर को लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर्स में वैरायटी नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है और आंसर को भर देना है। इस प्रकार से आपके क्या होंगे, सिर्फ याद करके या वन वर्ड में आपके आंसर्स दिए जाएंगे। और दूसरा होता है आपका रिक्त स्थान पूर्ति। आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको उसको फुलफिल करना होगा। एक तो आपका जैसे जनरल नॉलेज के सेंस में हो सकता है, या फिर आपको जैसे कोई पाठ पढ़ाया गया, ठीक है, जैसे हिंदी का ही पाठ पढ़ाया गया, तो हिंदी के पाठ में आपने कुछ पढ़े होंगे, जैसे आपने कहा कि गीता विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर जाती है, ठीक है, आपने एक लाइन पढ़ी थी, अब आपको स्टेटमेंट दे दिया गया, गीता, ठीक है, विद्यालय जाने से पूर्व डैश जाती है। अब ये खाली जगह पर क्या आएगा, ठीक है, इस प्रश्न में इस खाली जगह पर क्या आएगा ये आपको भरना है, क्योंकि आपने हिंदी के पाठ में पढ़ा था कि गीता विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर जाती है, तो यहाँ पर आप एक शब्द में इसका आंसर लिखेंगे मंदिर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिक्त स्थान पूर्ति द्वारा यहाँ पर एक रिकॉल टाइप जो है क्वेश्चंस का यहाँ पर करवाया जाता है। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार, जिसमें आपका एक था प्रत्याभिज्ञान जिसमें आपने 5 टाइप्स पढ़े, दूसरा था आपका प्रत्यास्मरण जिसमें आपने सामान्य प्रत्यास्मरण और जो फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान पूर्ति होती है उस वाले प्रकार को समझा। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार है प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं लिखने, बल्कि आपको जो भी यहाँ पर टास्क दिया जा रहा है, जो भी कार्य दिया जा रहा है उसको निर्धारित समयावधि में पूरा करना है और अपने कार्य को नमूने के रूप में परीक्षा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसमें प्रैक्टिकल टाइप जो एग्जाम होंगे उसमें क्या होगा, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया है उसको वहाँ पर परीक्षा के सामने प्रस्तुत करना है, या फिर जो भी आपका प्रैक्टिकल क्लासरूम में करवाया जाता है यहाँ पर उसको जो है इसको डील करना है शिक्षक के निर्देशानुसार। तो ये आपका तीसरा क्या हो गया, प्रयोगात्मक परीक्षा, जो कि हमने परिमाणात्मक मूल्यांकन का तीसरा प्रकार यहाँ पर समझा। अब अगर हम गुणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो पहले तो ये गुणात्मक मूल्यांकन परिमाणात्मक मूल्यांकन से किस प्रकार भिन्न है इसको जान लेते हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो इन्हें विद्यालय स्तर पर जो बच्चों का शैक्षिक उपलब्धि होती है उसको जांचने के लिए किया जाता है, लेकिन गुणात्मक मूल्यांकन किसी बच्चे के व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं, यानी कि उसके जो व्यवहारिक पक्षों की जांच करनी होती है, जिसमें आपकी उसकी बुद्धि, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी रुचि और उसकी जो अभिवृत्तियां हैं किस प्रकार की हैं उसकी जांच की जाती है। तो गुणात्मक मूल्यांकन वे परीक्षण जिन्हें बालक के व्यक्तित्व संबंधी पक्षों को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा से भी हमने देखा कि जब हम बच्चे के व्यक्तित्व की जांच करते हैं, उसकी बुद्धि को जांचते हैं, उसकी रुचियों और अभिवृत्तियों का यहाँ पर जानकारी लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका गुणात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। यहाँ पर जो है उसकी शैक्षिक उपलब्धियों को नहीं जाना जा रहा कि उसने अपने एकेडमिक्स में कितनी नॉलेज यहाँ पर गेन की, कितना उसने अधिगम किया, उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसके विषय में जाना गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके ऐसे परीक्षण हैं जो गुणात्मक मूल्यांकन को यहाँ पर जो है गुणात्मक मूल्यांकन में प्रयोग किए जाते हैं, उनको जानते हैं। पहला है जांच सूची व स्तरमाप। ठीक है, तो जांच सूची की अगर हम बात करें तो छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, उसकी अभिवृत्तियां, उसकी रुचियां, उसकी अवधारणाएं और उसके मूल्य आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के लिए जिस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, आपकी जांच सूची है। वहीं अगर हम स्तरमाप की बात करें तो छात्र के विशिष्ट गुणों का बाकियों पर, बाकी स्टूडेंट्स पे और टीचर पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, यानी उसका व्यवहार किस प्रकार का है, जो उसका अवलोकन शिक्षक द्वारा या अन्य छात्रों द्वारा किया गया है वो आपका स्तरमाप के द्वारा जांचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो जांच सूची है उसमें बच्चे की अभिवृत्ति, उसकी रुचि, उसके जो अवधारणाएं हैं और मूल्य किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की उसकी विचार प्रक्रिया है, उसके बारे में यहाँ पर जांचा गया। और स्तरमाप में बच्चे का व्यवहार पक्ष देखा जाता है कि जो छात्र हैं, अन्य छात्र हैं या फिर शिक्षक है, उन पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। इसके बाद प्रश्नावली की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा आपको फीडबैक फॉर्म दिया जाता है कई जगह पर, आप जो भी आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं या फिर जो भी जो आपकी कार्यशालाएं हैं उनको अटेंड करते हैं, आपको फीडबैक फॉर्म्स दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ठीक है, तो अपने विचार के आधार पर क्या आपको उसके बारे में समझ में आई बातें, क्या आपको लगता है उसके विषय में आपको वहां पर उन प्रश्नों के उत्तर देकर जानकारी देनी होती है। तो प्रश्नावली के द्वारा जो है आपकी विचार प्रक्रिया को समझा जाता है, या फिर अगर छात्रों के संदर्भ में कहें तो बच्चे की क्या रुचियां हैं, क्या अवधारणाएं हैं, वो प्रश्नों के उत्तर द्वारा यहाँ पर जो है शिक्षक को बताता है और शिक्षक जो है उसके मूल्यांकन द्वारा इसकी जांच करता है।
इसके बाद अभिलेख, ठीक है, अभिलेख यानी कि जो भी बच्चे के रिकॉर्ड्स होते हैं उनके आधार पर जो है बच्चों का यहाँ पर उसके गुणों को मापा जाता है कि जैसे उसके रिकॉर्ड में उसने कितने यहाँ पर अचीवमेंट्स उसकी हासिल की हैं, जैसे कि संगीत के क्षेत्र में वो कैसा रहा था, इसके अलावा एकेडमिक्स में उसका परफॉर्मेंस कैसा है या खेल कूद में वो कैसा है, तो उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे यहाँ पर बच्चे की क्वालिटीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा प्रक्षेपी तकनीक, ठीक है, जैसे कि नाम से क्लियर है, प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है यहाँ पर बच्चे का डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं हो रही है, ठीक है, उसके कक्ष के व्यवहार को यहाँ पर अनुमान लगा करके कि किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में उसने कैसा रिएक्ट किया, जैसे माना कक्षा का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया गया या फिर जो है अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन कराया गया, बच्चा जो है वहाँ पर कॉम्पिटिशन में पीछे रहने के बाद जो है किस प्रकार का व्यवहार परिलक्षित कर रहा है। माना बच्चा जो है किसी संगीत के क्षेत्र में उसको ऐसा था कि इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में मैं बहुत अच्छा करूँगा, ठीक है, लेकिन जो है उसका जो आपका रिजल्ट था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। अब उसका जो है इमोशनल वे में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया है, ऐसा है, या फिर उसने जो है उस खुशी को उस रिजल्ट को जो है बहुत जो है सकारात्मक रूप से ग्रहण किया है कि शायद मुझे इसमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसका जो है एक जो भावात्मक पक्ष है उसकी यहाँ पर जाँच की गई। या फिर अगर बच्चे का माना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और बच्चा जो है उसमें अच्छा स्थान प्राप्त कर गया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है या सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो उसके द्वारा जांचा जा सकता है कि बच्चा इमोशनली कितना बैलेंस है, ठीक है। तो प्रक्षेपी तकनीकों में यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है बच्चे के गुणों का पता लगाया जाता है। घटनावृत्त, ठीक है, किसी एक विशिष्ट घटना के आधार पर जो कि आपकी शिक्षा से संबंधित होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि हम बच्चे का जो एक पर्सनल जो उसकी लाइफ है उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट है उससे संबंधित हम जो है बच्चे के गुण या विशेषता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर घटना में, जैसे माना आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि जैसे आपका कोई साइंस फेयर था, वहाँ पर बच्चे ने जो है किस तरीके से अपना वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया था, उस चीज़ के आधार पर जो है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के आधार पर जो है बच्चे के विषय में उसके गुण, उसकी विशेषता, उसकी रुचि के विषय में यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है, उसको पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में आपका यहाँ पर जो है किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं होती। पोर्टफोलियो जो है आप एक लंबे टेन्योर के दौरान क्या उसके लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट्स रहे हैं, क्या लाइफ इंसिडेंट्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपका वही पर्सनल लाइफ पे नहीं जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उसने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, कैसा साल दर साल उसका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, यानी कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एक टेन्योर के दौरान किस तरीके की रही है। पोर्टफोलियो के द्वारा उसके आधार पर बच्चे के व्यक्तित्व के गुणों का पता लगाया जाता है कि बच्चे की रुचि किस विषय में अधिक है, बच्चे की अभिवृत्ति किस प्रकार की है, या किस खेल में उसको इंटरेस्ट है, या फिर आगे जाके किस व्यवसाय में वो अच्छा कर सकता है, पोर्टफोलियो के आधार पर जान सकते हैं। इसके अलावा अवलोकन या निरीक्षण, ठीक है, तो जब भी एक शिक्षक कक्ष में जाता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे का अवलोकन करता है, उसको ऑब्जर्व करता है और जो है समय समय पर जो है कक्षा का निरीक्षण यहाँ पर करता है। तो अवलोकन के द्वारा बच्चे के व्यवहार को यहाँ पर परखा जाता है, उसकी जांच की जाती है कि कौन सा बच्चा कितना अनुशासित है, या फिर क्लास में कोई बच्चे क्लास में जब भी यहाँ पर अंतःक्रिया होती है तो कौन सा बच्चा जो है यहाँ पर हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छे रिस्पॉन्सेज देता है, और कौन सा ऐसा बच्चा है जो हमेशा शांत बैठा रहता है, ठीक है। अब वो शांत है तो क्यों शांत है, क्या उसका जो मानसिक रूप से क्या वो कक्षा में उपस्थित है या नहीं है, या फिर जो भी उसको पढ़ाया गया उसने रिस्पॉन्स उस आधार पर उसको समझ में नहीं आया तो इस आधार पर भी हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, ठीक है। तो टीचर जो है लगातार यहाँ पर क्लास में एक क्वालिटी ऑब्जर्वेशन करके ये जान सकता है कि बच्चे का अधिगम स्तर किस प्रकार का है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे का अनुशासन कैसा है, कक्षा में वो कितना निरंतर रहता है या नहीं रहता है, तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी यहाँ पर बच्चे के गुणात्मक पक्षों की जांच की जाती है। इसके बाद साक्षात्कार, ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू, बहुत अवेयर होंगे आप इस टर्म से। तो साक्षात्कार में क्या होगा, पहले तो दो आपके इसमें जो है भाग रहेंगे, एक होगा आपका साक्षात्कार जो लेता है, दूसरा जिसका साक्षात्कार लिया जाता है, ठीक है। तो साक्षात्कार में या तो आपकी एक पूरी यहाँ पर जो है टीम हो सकती है जिसमें जो है अलग अलग आपके मेंबर्स होंगे, जैसे आपके कुछ यहाँ पर जो होते हैं मनोविज्ञान से संबंधित जो है जो आपके मेंबर्स होंगे उनमें से एक मनोविज्ञान के ज्ञाता हो सकते हैं, एक जो होंगे जिस विषय से संबंधित यहाँ पर जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, उसकी नॉलेज रखने वाले लोग होंगे। तो एक पूरी यहाँ पर टीम भी हो सकती है, और उसके अलावा हो सकता है एक सिंगल मेंबर भी हो सकता है जो आपका साक्षात्कार लेगा। जैसे अगर हम शैक्षिक मूल्यांकन की बात करें जो कि बच्चों के संबंध में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो साक्षात्कार लिया जाएगा वो एक शिक्षक के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि
हर एक कक्षा को एक विषय के लिए एक टीचर असाइन होता है, तो एक ही यहाँ पर साक्षात्कार लेने वाला होगा और जो शिक्षार्थी होगा वो उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस की पूरी एक जो होगी लिस्ट होगी और उस क्वेश्चन में जो लिस्ट होगी उसमें आपके विषय से संबंधित जो है प्रश्न रखे जाएंगे, बच्चों से पूछ करके यहाँ पर बच्चे के नॉलेज को परखा जाएगा। इसके बाद श्रेणी मापनी, ठीक है, तो जो आपका प्रश्नावली है उसी के तरीके से यहाँ पर श्रेणी मापनी भी है, लेकिन डिफरेंस इतना है, श्रेणी मापनी में आपके यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जैसे आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे, जैसे आपको एक परिस्थिति दी गई और आपसे पूछा गया क्या ये चीज सही है, हाँ, नहीं या कुछ कुछ, ठीक है, तो आपके बीच का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा कि उस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, वो जो बात है, उससे आप किस हद तक सहमत हैं। तो आप या तो उसमें अपनी जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया हाँ के रूप में देंगे, ना के रूप में देंगे, या अगर आप पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं या फिर कुछ हद तक सहमत हैं भी, ठीक है, तो आप जो कभी कभी वाला ऑप्शन है इस तरीके से चूज करके अपने प्रत्युत्तर प्रदान करेंगे। ठीक, इसके अलावा छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं, ठीक है, तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, जैसे कि अगर आपको ये कहा गया, जैसे हमने पुराने सेशन में भी एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस किया था कि जब किसी बच्चे को, जैसे पूरी क्लास में हमने कह दिया कि वेस्ट मटेरियल का यूज करके आपको कुछ भी यहाँ पर विज्ञान से संबंधित, या फिर आपने कोई चॉइस नहीं दी, आपने कह दिया कि वेस्ट मटेरियल का यूज करके आपको यहाँ पर कुछ भी यूजफुल एक आइटम यहाँ पर तैयार करके लाना है, एक ऐसा आपने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बच्चे को दिया, ठीक है। अब बच्चे जो है, जो भी उनके घर पर जो उपलब्ध सामान है उससे आप बच्चे जो है अलग अलग चीजें बना करके लाएंगे। हो सकता है कोई बहुत अच्छा जो है क्रिएटिव यहाँ पर डेकोरेशन वाला मटेरियल बना के ले आए, हो सकता है कोई बच्चा जो है साइंस का कोई ऐसा यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार कर लाए, या फिर किसी बच्चे ने जो है गणित का यहाँ पर जो है कोई मॉडल तैयार कर लिया, या फिर किसी बच्चे ने जो है इंग्लिश के अल्फाबेट को ऐसे निकाल करके उससे कुछ ऐसा क्रिएटिव बना दिया, जिससे मतलब थोड़ा सा आपका एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल टाइप के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से छात्रों ने, आपने जब उसको ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए, तो किस तरीके से बच्चे ने जो है अपना जो रुचि दिखाई, किस प्रकार की फील्ड में जो है बच्चे ने अपना जो है इस जो प्रोजेक्ट था उसको टारगेट किया, इस आधार पर आप जान जाते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी में कौन से ऐसे गुण हैं, कौन सी जो विषय है उसकी तरफ को वो आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस विधि द्वारा भी बच्चे के यहाँ पर गुणात्मक जो पक्ष है उसको जांचा जा सकता है कि किस विषय में बच्चे की रुचि है। तो हमने समझा कि जो गुणात्मक मूल्यांकन के जो जितने भी यहाँ पर प्रकार हैं उसके द्वारा हम बच्चे की कहीं ना कहीं रुचियों को, उसकी अभिवृत्तियों को जानने का प्रयास करते हैं कि किस फील्ड में बच्चा अच्छा है, और उसके साथ ही बच्चे के भावात्मक पक्ष की यहाँ पर जांच की जाती है। अगर आप परिमाणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो परिमाणात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष को जानना होता है, और अगर हम गुणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ पर बच्चे के भावात्मक पक्ष को समझा जाता है। तो ये एक बात रही। इसके बाद जो मूल्यांकन विधियां या जो मूल्यांकन के जो उपकरण हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि क्या विशेषताएं उन उपकरणों में, उन विधियों में होनी चाहिए। पहला है वैधता। वैधता मतलब जब भी आप किसी टेस्ट को ले रहे हैं तो वो वैध होना चाहिए। वैध होना चाहिए मतलब जिस चीज के लिए वो टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर आपने बच्चे का जो नॉलेज है उसको सामाजिक संदर्भ में आपने जानना चाहा है कि समाज में इसकी, इस विषय के प्रति इसकी सोच कैसी है, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के द्वारा बच्चे की समाज के प्रति अभिवृत्ति का पता लगना चाहिए, ना कि वो अपने किसी अलग प्रैक्टिकल नॉलेज को दे रहा है या किसी और चीज को दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने साइंस के लिए एक जो है यहाँ पर एक पेपर तैयार किया, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर तैयार किया, तो वहां पर अगर आप साइंस से रिलेटेड जानकारी बच्चे से लेना चाहते हैं तो वैधता अगर उस प्रश्न पत्र में होगी तो बच्चे के उत्तर जो निकल करके आएंगे वो उसके साइंस की नॉलेज को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। दूसरा है विश्वसनीयता, ठीक है। विश्वसनीयता यानी कि अगर आपने एक टेस्ट द्वारा बच्चे के स्तर की, बच्चे के नॉलेज की यहाँ पर टेस्टिंग की, नॉलेज का लेवल तो चेंज हो सकता है, आज बच्चे ने जो सीखा उसके बाद जो है बच्चा जो है 4 महीने बाद उसको और अच्छे से सीख सकता है, लेकिन विश्वसनीयता में ये होता है कि आपने एक बार जिस टेस्ट के द्वारा किसी पक्ष की बच्चे की जांच की थी, माना क्लास में उसका परफॉर्मेंस जो है, माना अगर वो अभी जो है इस पेपर इस तरीके का बनाया गया कि आज उसका परफॉर्मेंस माना कक्षा में यहाँ पर 10 में से 9वें स्थान पे आ रहा है, तो उसके ही समहाउ अराउंड जो होगा वो आपके कुछ टाइम बाद ही होगा, यानी कि आपने एक सही तरीके का पेपर बनाया है, उस पेपर में विश्वसनीयता है, ठीक है। विश्वसनीयता इस सेंस में भी की जा सकती है कि जैसे अगर आपने मतलब आज एक परीक्षा यहाँ पर की जा रही है तो उसका उद्देश्य, वो जिन उद्देश्यों को यहाँ पर प्राप्त कर रहा है, आप कहीं बाहर जाकर उस टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी जो है उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, उसी तरीके की यहाँ पर जो है रिजल्ट्स बच्चे के निकल करके आएंगे। अगर आज इस प्रश्न का उत्तर ये है तो वहाँ पर भी 10 साल बाद आप प्रश्न को करवा रहे हैं। हाँ, अगर सैद्धांतिक नॉलेज यहाँ पर चेंज हो रही है, कुछ थ्योरेटिकल चेंजेस आए हैं कुछ नए इनोवेशंस के द्वारा, तो वो बात अलग है। अदरवाइज जो आपके आंसर्स आज हैं वही आपके आंसर्स आज से 10 साल बाद, या फिर आपके अगर
अगर आप कहीं दूसरी कक्षा में उन प्रश्न पत्र को ले जा रहे हैं तो वहां पर भी आपके आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि प्रश्नों में या उसके उत्तरों में जो होगी यहाँ पर विश्वसनीयता होगी। इसके बाद वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में यहाँ पर जो है इसका अर्थ ये रहेगा कि जैसे अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया, यहाँ पर टीचर अपनी मनमर्जी के अनुसार बच्चे को यहाँ पर आंसर्स के लिए जो है मार्क्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पेपर है, जो आपका प्रश्न पत्र है, उसमें वस्तुनिष्ठता है, यानी कि टीचर की अपनी खुद की पर्सनैलिटी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रश्न का उत्तर एक बच्चे के लिए सही है वही दूसरे टीचर के लिए भी सही है, बच्चे के लिए नहीं, टीचर के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर जो है आपसे एक टेस्ट लिया और उसके मेरे अनुसार जो उत्तर उस प्रश्न पत्र में होंगे, उसी प्रश्न पत्र को अगर किसी दूसरे टीचर द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा तो वहां पर उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का कोई प्रभाव उस प्रश्न पत्र पर नहीं पड़ेगा। जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर्स होंगे वही उस टीचर के अकॉर्डिंग आंसर्स होंगे, यानी कि आंसर्स में वेरिएशन नहीं आएगा, यानी कि उस प्रश्न पत्र की वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी। इसके बाद है मानक, यानी कि हर टेस्ट के जो है कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड्स फिट होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स यहाँ पर तय किए जाते हैं, मानकों का निर्धारण किया जाता है कि इस टेस्ट के द्वारा जो है आपको किस किस पक्ष की जांच करनी है, कौन कौन से विषय इसमें शामिल करने हैं, क्या उसमें कितने मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसके अलावा किस प्रकार से उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या कितने अंक प्रदान किए जाएंगे हर एक उत्तर के लिए। तो इस तरीके से जो है आपके कुछ ना कुछ यहाँ पर मानक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स के लिए निर्धारित रहते हैं। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति है, इसके लिए 1-1 मार्क्स होंगे, सत्य असत्य के लिए यहाँ पर आधे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से जो आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं इन जो क्वेश्चन पेपर्स के लिए फिक्स होने चाहिए। इसके अलावा विभेदकता होनी चाहिए, ठीक है। विभेदकता मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पेपर बनाया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपने ऐसे डाल दिए जिसको आपके कक्षा के तीव्र बुद्धि वाले बालक तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके थोड़े से बुद्धि स्तर पर थोड़े से कमजोर बच्चे हैं वो उस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें विभेदकता हो, यानी कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसी हो कि आपके जो उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो, आप में उसके आसान जो स्तर के हैं उस तरह के क्वेश्चन भी हो, और मीडियम लेवल के, यानी कि हर प्रकार का बच्चा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, उनको हल कर पाए, ऐसा प्रश्न पत्र होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे उसमें 100 में से 100 अंक ले आए, और ऐसा प्रश्न पत्र भी नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा उसे कर ही ना पाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाइज वैरायटी और उसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है उस वाइज भी वैरायटी यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में होनी चाहिए। उसके अलावा व्यापकता, ठीक है। व्यापकता यानी कि अगर आप कोई प्रश्न पत्र करवा रहे हैं, यानी कि अगर आपने विज्ञान का यहाँ पर जो है आपने क्वेश्चन पेपर करवाया, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसके एक सेक्शन से आपने फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए, बायोलॉजी को इग्नोर कर दिया, या फिर केमिस्ट्री का पार्ट बहुत कम रखा। तो व्यापकता मतलब आपको कोई भी विषय है उसमें उसके हर एक पक्ष को सम्मिलित करना है। ये नहीं कि आपको, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर एक आपने कंटेंट को तो ले लिया लेकिन उसमें से सिर्फ डेफिनेशन नहीं दिए जा रहे हैं, या फिर उसमें सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट को दिए जा रहे हैं। तो हर एक चीज का मिला जुला रूप यहाँ पर होना चाहिए, हर तरह के उद्देश्य फुलफिल होने चाहिए, हर तरीके की नॉलेज को चेक करना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन पेपर व्यापक होना चाहिए जो सभी पक्षों को यहाँ पर कवर करता हो, ठीक। उसके अलावा व्यवहारिकता, ठीक है। तो व्यवहारिकता उस प्रश्न पत्र में होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे ने व्यवहारिक रूप से यहाँ पर चीज़ों को सीखा है, समझा है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पत्र होना चाहिए, यानी कि बच्चे की समझ के अनुसार, बच्चे के ज्ञान के अनुसार यहाँ पर प्रश्न पत्र का निर्धारण करना चाहिए, और प्रश्न पत्र में व्यवहारिकता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ समझी मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मूल्यांकन के जो उपकरण या विधियां हैं उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने आपके जो मूल्यांकन का एक यहाँ पर प्रकारों को समझा था, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। विद्यालय स्तर पर जो आपके परीक्षाएं यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं, स्पेशली जो सीबीएसई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन यहाँ पर करवाया जाता है, उसमें क्या होता है आपका संरचनात्मक को वहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट और यहाँ पर इसको समेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं, और इसका जो रोल रहता है लगभग 40%, ठीक है। जो आपका टोटल यहाँ पर जो स्कोरिंग की जाती है 40% स्कोरिंग आपकी संरचनात्मक मूल्यांकन से, यानी कि फॉर्मेटिव टेस्ट से, जो आपकी यूनिट टेस्ट होते हैं उनसे ली जाती है, और लगभग 60% आपका योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि जो आपके एनुअल या फिर हाफ ईयरली एग्जाम पेपर्स होते हैं उनसे करी जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपका जो आपका फॉर्मेटिव टेस्ट था 20 मार्क्स का लिया गया, उसमें से आपके माना 8 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट ले लिया, या फिर ऐसी 10 मार्क्स का आपका क्या ले लिया, रिटन टेस्ट ले लिया गया, और 2 मार्क्स का लगभग आपको जो होमवर्क असाइनमेंट दिए जाते हैं उनका रख लिया गया। तो 20 मार्क्स का आपका क्या कर दिया, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि साल भर में आप छोटे छोटे जो टेस्ट हैं उनमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका कार्य कैसा है, उसके अलावा जो आपके होमवर्क होता है, आपका अनुशासन है किस तरीके का है, तो उनमें नंबर्स पर डिवाइड करके आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन को हमने क्या समझा था, अच्छा पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे संरचनात्मक मूल्यांकन क्या था,
संरचनात्मक मूल्यांकन में आपका जैसे आपकी जो शैक्षिक प्रक्रिया चलती रहती है उस दौरान ही आपके निरंतर यहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं, मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर कहाँ पर किस क्षेत्र में बच्चे को या फिर शिक्षक को सुधार की आवश्यकता है उसको जान करके उन पक्षों का सुधार किया जाता है, अपनी एजुकेशन जो शिक्षण है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है और छात्र भी जो है अपनी कमियां जानकर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से संरचनात्मक मूल्यांकन में आपका कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, यानी कि निरंतर आपका मूल्यांकन बच्चे का होता रहता है और उसमें सुधार किया जाता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। आपका जो आपको पढ़ाया गया उसके अंत में एक परीक्षा कराई जाती है, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए या फिर एनुअल एग्जाम हो गए, तो कलेक्टिवली आपका एक एग्जाम पेपर होगा जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और आपका यहाँ पर निर्धारण आपके जो है मूल्य निर्धारण आपके जो एग्जाम के मार्क्स हैं उस आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो संरचनात्मक आपका लगभग 40% का रेशियो रहता है और योगात्मक आपका जैसे आपका 30 मार्क्स का पेपर करा दिया गया या 30 नहीं अगर 50 का भी करवाया तो उसको फिर बाद में 30 मार्क्स में उसको कैलकुलेट करके उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों का योग ही जो है आपका टोटल जो संपूर्ण परिणाम है वो देता है। ठीक है, ये 40% प्लस इसका 60% मिलाकर के आपका टोटल रिजल्ट तैयार होता है। और अगर इसकी बात करें कि ये जो आपके विभाजन है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आपके एक शिक्षाविद मिचेल स्क्रीवेन द्वारा 1967 में जो है मूल्यांकन के यहाँ पर 2 प्रकारों को बताया गया था, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो कैसे कैसे इसका डिवीजन होता है और कहाँ इसको यूज किया जाता है इसके बारे में हमने समझा। तो आज के सेशन में हमने मूल्यांकन की जितनी भी विधियां थी, चाहे वो आपकी परिमाणात्मक विधियां हैं या फिर जो आपकी गुणात्मक विधियां हैं, उनके बारे में जाना। और इन शॉर्ट हमने जो है संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का विद्यालय में किस प्रकार से प्रयोग होता है इसको समझा। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो devkiasacademy.com पर जाकर इसकी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और नीचे फ्लैश हो रहे नंबर 9758803949 पर कॉन्टैक्ट करके भी इस कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे एंट्री टीचिंग एप्टीट्यूड करके एक मैसेज भेजना होगा, तो इस तरीके से आप अपने इस कोर्स को यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।